हेलो, हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह हु इज गोइंग टू टीच यू आईटी एज वेल दिस टाइम। सो गाइज, आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं जो आपका पार्ट ए है, अब चाहे हम बात करें आईटी वाले बच्चों की या फिर हम बात करें एआई वाले बच्चों की, कोई भी यहाँ पर फैलेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही बच्चों के जो आईटी एंड एआई का सिलेबस है उसका पार्ट ए कॉमन है। यानी कि आईटी 402 एग्जाम जो है उसमें भी आपका पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे है, एंड सिमिलरली एआई 417 जो आपका पेपर कोड है इसका भी पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। और दोनों के ही पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इसके हैंड रिटन नोट्स को बनाने के बाद, आई फील लाइक कि गाइस इस टॉपिक को एक इंग्लिश टीचर से ज्यादा बेहतर आपको कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए ये टॉपिक आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आई हूं। पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो। तो ये पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको सब मिल जाएगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो। बच्चा लोग जल्दी से जाओ। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, सबसे पहले तो इंग्लिश विद निकिता सिंह। यू कैन ज्वाइन इंग्लिश विद निकिता सिंह। उसके अलावा देन यू कैन ज्वाइन ये टेलीग्राम चैनल, आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आप 10th टाइटन्स बाय अन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। दोनों पे आपको यहाँ पर हमारी पीडीएफ जो है ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। चलिए तो बच्चा लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स का टॉपिक है इसको मैं 15 मिनट में आप लोगों को समझा सकूं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जो है बेटा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है तुम भूल जाओ किताबों में क्या बातें लिखी है। मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल जिंदगी से रिलेट करके समझाती हूँ। आपके लिए इतना आसान हो जाएगा टॉपिक कि उसके बाद आकर के तुम बोलोगे कि मैम आपके हाथ कहाँ है, हमें वी वांट टू किस योर हैंड्स। बिकॉज आपने इंग्लिश तो हमारे लिए इतना आसान बनाया ही बनाया था, लेकिन आपने आईटी हमारे लिए इतना आसान बना दिया है। हम ना इसको बहुत ही लाइफ में जितनी भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसके साथ रिलेट करके समझेंगे। तुम भूल जाओ किताबों में क्या लिखा है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। देखो बेटा, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या है भैया? स्किल तो एक ना कला होती है बेसिकली। अब आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। बातचीत करने की कला। बातचीत करते हैं तो क्या होता है, बातचीत का मतलब क्या है? बातचीत का मतलब है आप शेयर कर रहे हो। क्या शेयर कर रहे हो? या तो आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, अपने विचारों को शेयर कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप जो है उसको इमोशंस वगैरह को शेयर करने को ही तो हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सही बात है, इजी है। तो देखो बेटा, कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड से आता है और इसका मतलब होता है टू शेयर। अब आप शेयर करो, चाहे अपनी फीलिंग्स, चाहे अपने थॉट्स, चाहे अपने इमोशंस, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन बेटा देखो, जैसे कि मैंने बताया हम क्या शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, इमोशंस या फीलिंग्स को हम शेयर करते हैं। ये होता है क्या? ये होता है कम्युनिकेशन। अगर हम आगे देखें तो गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? गुड कम्युनिकेशन स्किल, अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि यार रिंकी आपकी तो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दैट मींस कि वो अच्छे से बात करना जानती है, वो अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से शेयर कर रही है। और देखो गुड कम्युनिकेशन स्किल के फायदे क्या होते हैं बेटा? गुड कम्युनिकेशन स्किल हम कैसे बोलेंगे? गुड कम्युनिकेशन स्किल हम बोल सकते हैं जब आप ना बहुत अच्छे से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हो, सामने वाले को आपकी बात भी समझ में आ जा रही है, इसको हम बोलते हैं कि somebody has good communication skills। लेकिन एक गुड कम्युनिकेशन तब होती है जब क्या होगा बेटा? एक गुड कम्युनिकेशन तब होती है जब आप अच्छे से बात करना जानते हो, आप आइडियाज शेयर कर रहे हो। और एक गुड कम्युनिकेशन से क्या होता है? रिश्ते भी बनते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करी है, कोई अननोन इंसान था, तो जाहिर सी बात है अब वो आपका फ्रेंड बन जाएगा अगर आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो उसके साथ, है ना? तो यही होता है बेटा। और गुड कम्युनिकेशन जो है आपको समझना पड़ेगा, ये पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाइफ में हर जगह काम आती है। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हो आप, और कम्युनिकेशन का मतलब समझना पड़ेगा बेटा। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम्हें बोलना अच्छे से आता है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन दो तरफा सड़क है। एक ऐसी सड़क नहीं कि यहां से ट्रैफिक सिर्फ जाएगा, ये वो सड़क है जहां से ट्रैफिक जाता भी है और आता भी है। यानी कि आपको बोलने में तो आप माहिर होने चाहिए कि मैम हमारी तो कैंची जैसी जुबान है। नहीं, आप बोलने में तो माहिर होने चाहिए पर आपको सुनना भी आना चाहिए। यू शुड बी अ गुड लिसनर एंड अ गुड स्पीकर। दोनों चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है? अगर आप अच्छे से लोगों को अपनी बातें समझाते हो और उतने ही अच्छे से आप लोगों की बातें समझते भी हो, तो आप लोगों के साथ अपने आइडियाज को अच्छे से शेयर कर पाओगे, उनसे बात अच्छे से कर पाओगे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, अपनी फीलिंग्स को समझा पाओगे, और अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करी जाए वहां भी, और
प्रोफेशनल लाइफ की बात करें वहां भी, अब खुद ही सोचो, रियल लाइफ से जरा रिलेट करो। तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, या किसी लड़के का एक बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम अपनी लाइफ का जितना भी रोना धोना है अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हो और रोना धोना शुरू कर देते हो। तेरे को पता है आज मेरे साथ क्या हुआ भाई, उसने मेरे को ऐसे बोला, बता, मैंने इतना कुछ सुन लिया। तुमने अपनी सारी बातें उसको सुना दी, उसने समझ ली। वो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा बहुत ही अच्छा था, उसने तुम्हारी सारी बातें समझ ली, उसने तुम्हें पूरा अटेंशन दिया, अच्छे से समझा, तुम्हें संभाला। लेकिन जब उसकी बारी आई, वो बोलने लगी बेचारी, कहती भाई मेरे को भी एक बात बतानी है, पता है मेरे साथ भी आज क्या हुआ। अब तुम उसकी बात को सुन नहीं रहे हो। हाँ, तुमने बोला हाँ हाँ यार सुनना, लेकिन तू चल तो अब ना हम मार्केट चलते। अरे भाई तुम्हारी बारी आई, तुमने अपना तो रोना उसको सुना दिया, लेकिन अब जब उसकी सुनने की बारी आई तो अब आप सही से क्या नहीं कर रहे हो, सही से उसकी बात सुन नहीं रहे हो। तो ये कम्युनिकेशन अच्छी तो नहीं हुई, सिर्फ बोलना बोलना रहा, सुने तो तुम रहे ही नहीं, है ना। तो सुन नहीं रहे तो इससे क्या होगा बेटा, आपके अच्छे रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होंगे, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वीक हो जाते हैं कि तुम सिर्फ उसको अपनी बातें बताते हो लेकिन उस बेचारी की बातें नहीं सुन रहे हो। तो यही आपको समझना पड़ेगा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कम्युनिकेशन स्किल्स जरूरी होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास समझने की क्या चीज है कि कम्युनिकेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया बेटा, ये टू वे प्रोसेस है। सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है कि हमने आकर के भाषण दे दिया दुनिया हमारी सुन रही है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जितना अच्छे से बोल पा रहे हो ना, उतना अच्छा आपको स्पीकर के साथ साथ लिसनर भी उतना ही अच्छा बनना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने अपना जो रोना धोना है वो सुना तो दिया है लेकिन हम सुनते नहीं है, ये क्या बात हुई भाई। तो ये अच्छा कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है। सो पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के हिस्से होते हैं ट्रांसमिटिंग, लिसनिंग एंड फीडबैक। अब ये शब्द तुम्हें भारी भरकम लग रहे हैं, ये शब्द बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ट्रांसमिटिंग यानी कि ट्रांसमिटिंग का मतलब क्या है, यहां से कोई मैसेज भेजना, यानी कि कोई मैसेज बताना, बोलना। कैसे भेजोगे मैसेज, भेजने के भी अलग तरीके होते हैं कि आप लिख के भेज दो, जो भी है, लेकिन आप मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, मैसेज किसी तक पहुंचाना। अब चाहे फिर वो लिख के पहुंचाओ, बोल के पहुंचाओ, तो ये क्या है, कम्युनिकेट करने का प्रोसेस है। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अब अभी आप समझो कि कम्युनिकेट करने के लिए आपको कोई चीज बतानी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो भी होगा। फिर लिसनिंग के लिए भी होना चाहिए कि आप अगर किसी को कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हो, मैंने अगर आप तक कोई बात पहुंचाई, अगर मैं अभी ये क्या कर रही हूं, मैं पूरा चैप्टर आपको समझा रही हूं, तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन आप तक कम्युनिकेट कर रही हूं, तो बेटा सुनने वाला भी तो कोई होगा, तो लिसन भी कर रहे हो आप, तो लिसनिंग भी कम्युनिकेशन का एक पार्ट हो जाता है। अब बंद कमरे में खड़े होकर के मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, दीवारों से अपनी भड़ास निकाल रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है ना, क्योंकि यहां से मैसेज निकल तो रहा है मेरे मुंह से, पर पहुंच तक नहीं रहा है किसी तक। तो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है कि आपने मैसेज को ट्रांसमिट किया, मैसेज आपने निकाला, मुंह से कुछ बोला, ठीक है, वो किसी तक पहुंचा है, उसने सुनी है बात, और सुनने के बाद यहां पर ये जो रिसीवर है ना, ये जो लिसन कर रहा है, जो बातें सुन रहा है, वो फीडबैक देगा, वो बताएगा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाँ सामने वाले को, जिसको हम बातें बता रहे हैं, उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कम्युनिकेशन के ये 3 पार्ट होते हैं, और जब ये तीनों पार्ट्स, ये तीनों चीजें जब अपने तरीके से भरपूर पूरी हो रही हैं, तब जाकर के कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर अब यहां से देखो, मैं हमेशा आप लोगों को क्या बोलती हूँ कि बच्चों फीडबैक दो, क्लास में फीडबैक दो। क्यों, क्योंकि यहां पर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मैं आपको आकर के कुछ नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट कर रही हूं, यानी कि मैं क्या कर रही हूं, मैं आप तक नॉलेज भेज रही हूं, आई एम द सेंडर। मैं क्या भेज रही हूं, नॉलेज भेज रही हूं, है ना। अब आप सुन रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो क्या, नॉलेज। अब आपको सही से नॉलेज रिसीव हुई कि नहीं हुई, आपको कितनी नॉलेज रिसीव हुई, क्या मेरा जो ये कम्युनिकेशन था सही से मैसेज आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब मुझे कैसे पता चलेगा, जब आप फीडबैक दोगे, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। तो यहां पर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये एक सर्कल होता है बेटा, कि मैसेज जहां से निकला है, मेरे मुंह से मैसेज निकला है, आप तक पहुंचा है, अब आपको सही से समझ में आया या नहीं, वो आप मुझे फीडबैक के थ्रू मुझ तक दोबारा पहुंचाओगे कि हाँ भाई मुझे क्लियर है, आपने जो समझाया, जो मुझे बताया, और अगर क्लियर नहीं है तो आप वो भी मुझे बताओगे, ताकि मैं अगली बार मैसेज और क्लियर रख सकूं। सो ये पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, फिर फीडबैक देना, ठीक है। अब यहां पर देखो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेटा इस तरीके से कम्युनिकेशन की साइकिल चलती है। सेंडर होता है एक, यानी कि अब सोचो तुम्हारी निकिता मैम यहां पे सेंडर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, एक मैसेज भेजूंगी। बेटा मैसेज अगर भेजोगे तो किसी के जरिए भेजोगे, पुराने जमाने में कबूतर के जरिए मैसेज भेजा जाता था, है कि नहीं। अब आज के जमाने में फोन के जरिए, तो यहां पर एक मीडियम होगा। सेंडर क्या करेगा बेटा, सेंडर एक मैसेज सेंड करेगा। वो कैसे मैसेज को सेंड करेगा, वो किसी चैनल या किसी मीडियम, किसी माध्यम के थ्रू
मैसेज को सेंड करेगा। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू आप किसी मैसेज को सेंड कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं निकिता हूं, मैं निकिता हूं तो अगर मैं आप लोगों को एक मैसेज भेज रही हूं तो या तो मैं सीधा मुंह से बोल करके तुमको ये मैसेज बता दूंगी, या तो फिर मैं तुम लोगों को अभी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर मैं किस मीडियम के थ्रू, है ना, इंटरनेट के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचा रही हूं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूं। या अगर आपने किसी फ्रेंड को फोन कर लिया, एग्जाम से एक रात पहले तुमने अपनी फ्रेंड को फोन किया कि हेलो रिंकी, तेरे को समझ में आ गया, तेरी तैयारी हो गई है, अगर तैयारी नहीं हुई है तो निकिता मैम की क्लास देख ले। अब आपने उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू। तो बेटा ये जो मैसेज पहुंच रहा है ना किसी तक, वो किसी चीज के जरिए पहुंच रहा होगा। तो सेंडर क्या करता है? वो मैसेज को भेजता है, किसी जरिए से भेजेगा, और क्या होगा? वो मैसेज किसके पास पहुंचेगा? रिसीवर के पास। अरे तुमने लेटर भेजा था, जब हम लेटर टू एडिटर लिखते थे तब क्या करते थे? तब एक सेंडर होता था, वो एक लेटर भेजता था, तो लेटर किसके थ्रू जाता था? पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस, है ना। तो आप उसके थ्रू लेटर भेजते थे, वो रिसीव होता था किसी को। यही तो है बेटा, सेंडर एक मैसेज भेज रहा है, किसी जरिए भेजेगा, ठीक है। वो किसके पास जाएगा? वो रिसीवर के पास जाएगा। फिर रिसीवर बताएगा हाँ भैया हमारे पास लेटर आ गया, हमें तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई, नहीं आई, कितनी समझ में आई, क्या रिप्लाई है, वो फीडबैक के थ्रू तुम वापस से सेंडर के पास भेजोगे। ये साइकिल चलती है। एक बार यहां पर और देख लो चार्ट अच्छे से। क्या हुआ? सेंडर था। अब सेंडर का नाम हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या माने? सेंडर का नाम, चलो मैं वापस से, ठीक है, निकिता ने क्या करा? निकिता ने कम्युनिकेशन स्टार्ट करा। निकिता ने फोन घुमाया, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ठीक है। अब उसने क्या करा? उसने फोन घुमाया अपनी बेस्ट फ्रेंड को। मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है प्रियंका, ठीक है। तो मैंने क्या करा? मैंने फोन घुमाया प्रियंका को। अब मैंने प्रियंका को फोन घुमाया, मैंने उसको मैसेज क्या भेजा? मैंने उसको मैसेज भेजा कि मैं कल तुझसे शाम को 8 बजे मिलने आऊंगी, ठीक है। अब मैंने किसके थ्रू ये मैसेज भेजा बेटा? तो यहां पर क्या है? निकिता, है ना। निकिता क्या है? सेंडर, मैसेज भेज रही है। वो जो भी मैसेज भेज रही है वो किसके थ्रू भेज रही है? फोन के थ्रू भेज रही है। तो मेरा मीडियम क्या हुआ बेटा? जरिया क्या हुआ? फोन। किसको भेज रही है? रिसीवर कौन है मैसेज का? प्रियंका। अब प्रियंका को समझ में आ गया कि हाँ भैया 8 बजे, उसने मेरी बात सुन ली कि हाँ मैं 8 बजे कल उससे मिलने आऊंगी। अब प्रियंका मुझे रिप्लाई भी तो करेगी बेटा। अब वो भी क्या करेगी? वो भी किसी चैनल, वो भी किसी के थ्रू रिप्लाई करेगी। अब मैंने फोन किया उसको तो फोन पे ही रिप्लाई कर देगी, क्यों मेरे को चिट्ठी लिखेगी अलग से? मैं फोन करके बोल रही हूँ मैं तुझसे 8 बजे मिलूंगी, वो कहेगी अच्छा ठीक है, फोन काट, और चिट्ठी लिख रही है, क्या मतलब? तो मैंने उसे फोन किया, मेरा मीडियम क्या है? फोन। मैसेज भेजा मैंने उसको, किसको? रिसीवर कौन है? प्रियंका। प्रियंका ने मुझे क्या करा? फीडबैक भेजा कि भाई कल 8 बजे मत आना, मैं घर पर नहीं हूँ। तो अब ये मुझे समझ में आ गया। अब इसके फीडबैक से मुझे समझ में आ गया कि भैया उसने मैसेज को समझ लिया है और उसने मुझे अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर दिया है ना। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है बेटा, यहां पर क्या? ये पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब यहां पर हम आगे क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जरूरी थोड़ी है फोन से ही कम्युनिकेशन हो सके। अरे भाई मैं प्रियंका के घर पहुंच जाऊं, मेरी बचपन की दोस्त है, अब मैं अगर क्या करूं, मैं उसके घर पहुंच गई, मैंने उसके घर जाकर के बोला टिंग टोंग, प्रियंका नीचे आई, मैंने कहा हाँ भाई क्या हाल चाल है, पढ़ाई कैसी चल रही है, कल तो आईटी का एग्जाम है, तैयारी करी कि नहीं करी? तो क्या है यहाँ पर मैं पर्सनली फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन का एक मेथड क्या हुआ? फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें होता क्या है? रिसीवर और सेंडर, मैसेज भेजने वाला और मैसेज जिसको रिसीव हो रहा है, वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो यहां पर ना कॉन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन बहुत असरदार होता है, क्योंकि उसी वक्त आपको ना क्या है, आप देखो जब फेस टू फेस आप बात कर रहे हो तो बेटा मेरा मैसेज जल्दी पहुंच रहा है उससे उस तक, क्योंकि क्या है? क्योंकि मैं उसके सामने खड़ी हूं और मुझे उसका फीडबैक भी जल्दी मिल जाएगा क्योंकि वो भी मेरे सामने खड़ी है। तो मैंने उससे बोला कि हाँ भाई तैयारी हो गई, नहीं हुई तो निकिता मैम की क्लास ले लियो। तो वो क्या बोल रही है? वो बोल रही है हाँ हाँ भाई मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं हुई है, मैं पक्का से क्लास लूंगी। तो बेटा यहाँ पे प्रोसेस बहुत जल्दी हुआ और प्रोसेस बहुत असरदार था, क्योंकि वो सिर्फ मेरी आवाज नहीं सुन रही, वो मेरे बॉडी लैंग्वेज को भी देख पा रही है, वो मेरे एक्सप्रेशंस को भी देख पा रही है। तो आप जानो यहाँ पर कि एक्चुअल में ना कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ हमारे शब्दों से नहीं बेटा, हमारे हाव भाव से भी होता है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या है? वो बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है। यहाँ पर सेंडर और रिसीवर, मैसेज को रिसीव करने वाला, मैसेज को भेजने वाला आमने सामने होता है। अगला जो है वो ईमेल के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू भी क्या कर सकते हो बच्चे? ईमेल के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब ये क्या होता है? ये बहुत ही क्विक वे है किसी से कम्युनिकेट करने का, जैसे कि आज के जमाने में व्हाट्सएप आ चुका है,
ठीक है। तो व्हाट्सएप में क्या होता है, अरे अब मैं टाइम निकाल करके 5 मिनट दूर ही, अगर वो मेरे घर के पास में 5 मिनट दूर ही रहती है, पर वहां तक भी जाऊंगी उसमें टाइम लगेगा। अगर मुझे क्विकली अगर किसी से बात करने, तो मैंने ईमेल कर दिया, मैंने मैसेज डाल दिया, राइट। तो ईमेल भी एक तरीका होता है कि आपने तुरंत ईमेल किया, उस तक वो बात पहुंच गई तुरंत के तुरंत, और ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है। अब सोचो कि अगर मेरी फ्रेंड, मैं रहती हूँ दिल्ली में, मेरी फ्रेंड रहती है जयपुर में, अब भाई मैं कितना पैसा खर्च करके उस तक जाऊंगी उसे बात पहुंचाने, ईमेल कर दो, पैसा बच गया। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। अब नोटिस एंड पोस्टर भी एक तरीका होता है कम्युनिकेट करने का। बेटा अगर मुझे एक ही मैसेज जनता तक पहुंचाना है, तो मैं किस किस को ईमेल करूं, किस किस से मिलने जाऊं, मैं क्या करूंगी, मैं नोटिस या पोस्टर लगवा दूंगी। अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमारा जो, अगर मैंने बोला कि हमारा जो आईआईटी जेईई या नीट का सब्सक्रिप्शन है वो 60% ऑफ पे बच्चों को मिलने वाला है, तो मैं आप सबको फोन कर करके अलग से बोलूंगी, या मैं आप सबके पास जा जाके पर्सनली मिलने जाऊंगी, सबको ईमेल करूंगी? नहीं, मैंने पोस्टर बनवाया और मैंने लिखवा दिया कि भाई सेल है, 60% ऑफ पे सभी को हमारा नीट और जेईई का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका है जो कि कहीं ना कहीं इसमें भी कॉस्ट कम लगती है, और ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक एक बार में मैसेज पहुंच जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन का दूसरा तरीका क्या होता है, बिजनेस मीटिंग्स। बिजनेस मीटिंग्स में ना बेटा होता क्या है, बिजनेस मीटिंग हम तब होती है, इसमें तब कम्युनिकेशन के ये प्रोसेस जो है ये ना तब काम आते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कंपनी की बात करें। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम सभी, आप मान लीजिए कि हम अन अकेडमी में हम सभी टीचर्स की एक मीटिंग हो और उस मीटिंग को बुलाया जाए, तो उसमें होता क्या है, उसका ये कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन है, बिजनेस मीटिंग है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस किया जा रहा है। हो सकता है हमारे बॉस हमें आकर के बोले कि भाई देखिए अब बच्चों के एग्जाम्स जो हैं वो खत्म होने वाले हैं, तो अब आप सबको क्या करना है, अब आप सबको बताना है कि हम नया सेशन कब से स्टार्ट करेंगे। तो ये बिजनेस मीटिंग हुई जहां पर सब लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए, सब लोगों ने साथ में बैठ करके एक ही बार में बहुत सारे लोगों ने आपस में बातचीत कर ली, राइट। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स बैठे होंगे, सबने बैठ करके आपस में बातचीत कर ली, सबके आइडियाज एक्सचेंज हो गए, सबने इंफॉर्मेशन शेयर कर ली। तो बेटा कम्युनिकेशन के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे, फेस टू फेस, ईमेल के थ्रू, नोटिस एंड पोस्टर तब जब क्या है, और सबके अपने अपने फायदे हैं। फेस टू फेस इंफॉर्मेशन बहुत क्विक होता है, सामने सामने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा, असरदार कम्युनिकेशन है। ये कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत क्विक कम्युनिकेशन है। ये जब आप बहुत सारे लोगों तक एक बात पहुंचाना चाह रहे हो, कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कुछ, तो नोटिस एंड पोस्टर के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। जब आपको लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एड्रेस करना है, तब बिजनेस मीटिंग्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड एक आ जाता है, बाकी जो मेथड्स होते हैं वो होता है सोशल नेटवर्क, जैसे कि व्हाट्सएप, जैसे कि इंस्टाग्राम। अब अगर क्या है, अगर आजकल हम देखते हैं ना, आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरीज डालते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कि भैया अगर सोचो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक पपी मिला सड़क किनारे, वो बेचारा आवारा, पता नहीं शायद वो खो गया है इधर उधर, तो मैंने क्या करा, मैंने उस पपी की फोटो खींची और मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी। मैंने कहा भैया ये जिसका भी पपी है प्लीज आकर के मुझे कॉन्टैक्ट करें, बेचारा खो गया है। तो ये भी एक तरीके से कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं बहुत सारे लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है बेटा, मैसेजिंग है ना, हम लोग मैसेजेस का इस्तेमाल करते हैं कुछ कम्युनिकेट करने के लिए, फोन कॉल का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़लेटर, ब्लॉग्स वगैरह, ये अलग अलग तरीके होते हैं कम्युनिकेट करने के। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा अब इतने सारे तरीकों में से हम कैसे चूज करें, हमारे लिए कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है ना। हमारे पास कम्युनिकेट करने के कितने सारे तरीके हैं, हम मिल सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बिजनेस मीटिंग रख सकते हैं, हम नोटिस और पोस्टर छपवा सकते हैं कोई भी बात किसी तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, मैं कौन से तरीके को चूज करूं, मैं पोस्टर छपवाऊं या मैं पर्सनल मिलने जाऊं या मैं ईमेल करूं, मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करूं, वो कैसे डिसाइड होगा। तो वो डिसाइड होगा कि आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेटा आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप एक्चुअल में किस तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो। अब अगर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज पहुंचाना चाह रही हूं, वो मेरे घर के बाजू में रहती है, तब मैं पर्सन फेस टू फेस चली जाऊंगी मिलने के लिए, है ना। और अगर सोचो मैं एक ही बार में हजारों लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूं, तो मैं किस किस से पर्सनली मिलने जाऊंगी। फिर तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मुझे बहुत लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो मैं पोस्टर छापने की कोशिश करूंगी, राइट। अब कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। अब सोचो अगर मेरी फ्रेंड, मैं जयपुर में रहती हूँ, मेरी दोस्त दिल्ली में रहती है, तो बेटा मैं उससे अगर मिलने जाऊंगी तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, फोन करूंगी या ईमेल कर दूंगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप एक्चुअल में किस तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, है ना। पैसा भी देखना पड़ेगा भैया, कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी। दूसरा हमें ये देखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कैसी है कि नहीं, इंफॉर्मेशन कैसी है आपको ये भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि अगर आप सोचो, ठीक है,
तुम्हारे सगे मामा मामी हैं और तुम्हारी शादी हो रही है, तुमने क्या करा, तुमने उनको ईमेल भेज दिया या तुमने उनको फोन कर दिया, तो भैया नाराज हो जाएंगे वो बोलेंगे ऐसे कैसे, तुम अपनी टारगेट ऑडियंस तो देखो, टारगेट ऑडियंस तुम्हारे मामा मामी है ना, और घर के पास में रहते हैं, और ऊपर से मैसेज क्या है, तुम शादी का इनविटेशन देना चाहते हो, तो तुम उनको ईमेल करोगे, फोन करोगे, भैया दरारें आ जाएंगे रिश्तों में। उस केस में तुम्हारा कम्युनिकेशन का कौन सा मेथड होना चाहिए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कि तुम घर से निकलो, उनके घर तक जाओ, बाजू में रहते हैं वो, है ना, तुम्हारा पर्सनल रिलेशनशिप है, फिर तुम्हारी कॉस्ट भी बच रही है, और तुम्हारा मैसेज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा मैसेज कितना पर्सनल है, शादी का कार्ड देना है, घर जाकर के 2 मिठाइयां दे करके आओ, तो आपका मैसेज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, और बेटा अर्जेंसी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बेशक आपके रिश्तेदार आपके घर के पास रहते हैं, तो आप उनके घर तक नहीं जा सकते ना, तब मेडिकल इमरजेंसी के केस में आप क्या करोगे, फोन ही तो घुमाओगे, तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी फोन करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वो सबसे पहले आपको कनेक्ट करेगा। तो कम्युनिकेशन का मेथड डिपेंड करता है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, कॉस्ट क्या लग रही है, किस टाइप का इंफॉर्मेशन है, और अर्जेंसी कितनी है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कम्युनिकेशन भी 2 तरीके की होती है बेटा, एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अब वो होती है ना कुछ, चलो मैं लड़कियों का नाम लूंगी, वैसे तो इंसान सभी इंसान एक जैसे, अब कुछ होते हैं ना कि कुछ लोगों के मुंह से बातें होती हैं, कुछ लोगों के चेहरे से बातें हो जाती है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा फ्रेंड होगा जो मुंह से कम बोलता है, चेहरे से ज्यादा बोलता है, यानी कि उसके एक्सप्रेशंस ही बोल जाते हैं। अब जैसे कि कोई सामने एक ऐसा फ्रेंड होगा जो बोलेगा कि अरे, है ना, मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और कोई फ्रेंड होगा कि वो शक्ल से कुछ और बोल रहा है लेकिन बोल रहा है हाँ बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलके, अरे भाई तुम्हारी शक्ल पे लिखा हुआ है तुम्हें मजे नहीं आए मुझसे मिलके, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बेटा वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो तुम बोल रहे हो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो बातें हो रही हैं वो वर्बल है, लेकिन बोलना और लिखने के अलावा जितना तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, जो तुम्हारे ये नैन मटक्के, जो तुम्हारे हैंड जेस्चर्स जो बातें करते हैं ना, उसे हम वर्बल लैंग्वेज नॉन वर्बल बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं अरे सुनो सुनो सुनो, और किसी ने यूं कर दिया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं, पर उसके ये करने से क्या हो गया कि चुप हो जाओ। अच्छा अगर क्लास में तुम लोग हो हल्ला कर रहे हो और टीचर ने आकर के ऐसे कर दिया, इसका मतलब समझ गए कि शांत होने को बोल रहे वरना पिटोगे। तो ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि या तो जिसमें हम साउंड्स का, वर्ड्स का या स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, या तो ये मौखिक रूप से होती है या तो ये लिखित रूप से होती है, या तो आप लिख करके कम्युनिकेट कर रहे हो या फिर आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो। अब आप बताओ बेटा, अगर मैं अपनी फ्रेंड को व्हाट्सएप कर रही हूं तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है, इज इट वर्बल? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन है, या फिर मुझे बताओ कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये क्या है, इज इट वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? अगर मैं अपनी फ्रेंड को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही हूं, ठीक है, तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा? अब देखो मैं बताऊं अगर आपको, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं पहले ही बताना चाहती हूँ बच्चों, आप लोग का 18 मार्च को लास्ट एग्जाम है आईटी का। कृपया करके अगर तुमने इसके आगे 10th के बाद साइंस पीसीएम लेनी है या पीसीबी लेनी है तो प्लीज देरी मत करो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। 13 मार्च को हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा बेटा। आपको NK21 ये कोड यूज करने पर, ये वाला कोड यूज करने पर आपको 4,500 रुपए में पूरा का पूरा जेई का और नीट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें हम 11th-12th क्लास को भी पढ़ा रहे हैं बेटा, तो प्लीज जाओ जाकर के अभी सब्सक्रिप्शन को मतलब ज्वाइन कर लो, परचेज कर लो, नीचे वीडियो के लिंक दिया गया है। जेई के बच्चों के लिए भी 4,500 का है, नीट के बच्चों के लिए भी 4,500 का है बेटा। कल ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, ये कोड आपको यूज करना है, 4,500 में पूरे साल भर की तैयारी होगी, और ये आपकी वन टाइम फीस है। इसके अंदर सिर्फ एक बैच नहीं, पूरे साल भर में जितने रिवीजन बैच, जितने क्रैश कोर्सेज वाले बैच, जितने बैचेस आएंगे वो सब आपको फ्री मिलेंगे। तो प्लीज जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लो, देरी ना करो। बार बार बोल रही हूँ, मेरे को और ना बोलना पड़े। अगर ये ऑफर निकल गया, उसके बाद प्राइसेस बढ़ गए, फिर अगर तुमने रोया कि मैम हम तो मिस कर गए, तो ये नाइंसाफी होगी बाकी बच्चों के साथ। तो प्लीज जाओ, उसके बाद प्राइसेस नहीं इतने लो होंगे बेटा, ये सबसे लो है। इसके बाद तो सब कुछ फ्री हो जाता है। फ्री हम करने नहीं वाले हैं क्योंकि बच्चा फिर उसको सीरियस नहीं लेता है। तो प्लीज गो एंड परचेज द बैच राइट नाउ। अब ये क्या हुआ, अब मैंने आप तक मैसेज पहुंचाया, किसके थ्रू पहुंचाया, एक पोस्टर के थ्रू पहुंचाया, क्योंकि मुझे ये एक नहीं हजारों बच्चों तक पहुंचाना था। तो दिस इज कम्युनिकेटिंग थ्रू कौन सा मेथड है, ये है नोटिस एंड पोस्टर्स वाला मेथड।
चलो बढ़िया। ओके सो अब यहाँ पर अच्छा कमेंट में आंसर कर दिया ना, व्हाट्सएप किस टाइप का कम्युनिकेशन है, वर्बल या नॉन वर्बल लिखो। अब आगे आ जाते हैं बेटा, तो टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन किस किस प्रकार की होती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है बेटा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल यानी कि निजी लेवल पे, इंटर यानी कि एक दूसरे से। तो जब आप एक या दो लोग, एक इंसान तो किससे ही बात करेगा, जब दो लोग निजी लेवल पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ठीक है। इंटरपर्सनल यानी कि दो लोग निजी लेवल पे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, इंटरपर्सनल। अब वो दो लोग बेटा या तो फॉर्मल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जैसे याद है हम लेटर लिखते थे, अरे भैया अगर मैं अपने मैनेजर से बात कर रही हूं तो मैं उनको ये थोड़ी बोलूंगी यार आज तो मजा आ गया क्लास में, अरे वो बोलेंगे व्हाट इज दिस बिहेवियर निकिता मैम। मैं उनसे बोलूंगी सर इट वाज अ रियली वेरी ग्रेट क्लास। ये मेरी उनसे बातचीत होगी। तो ये क्या है? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है क्योंकि रिश्ता फॉर्मल है। बट अगर मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, बचपन की दोस्त है, तो मैं उससे बोलूंगी ना कि यार मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है, हम कितने टाइम से नहीं मिले, तू जल्दी आ जा मेरे से मिलने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक रूप से जब आप किसी से बात कर रहे हो या लिखित रूप से जब आप किसी से बात कर रहे हो जिसमें वर्ड्स, साउंड, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो या तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है या तो इनफॉर्मल हो जाता है। आसान नहीं लग रहा तुमको? ये बताओ, ये है मुश्किल? इतना परेशान हो रहे थे तो बहुत ही इजी है, ठीक है। अब आगे देखोगे रिटन कम्युनिकेशन। अभी हमने क्या देखा? वर्बल कम्युनिकेशन अगर ओरल है, मौखिक रूप से है या लिखित रूप से भी है, तो वो या तो फॉर्मल होगी या तो इनफॉर्मल होगी, डिपेंड करता है जिससे बात कर रहे हो उसके साथ रिश्ता कैसा है, ठीक है। अब देखो रिटन कम्युनिकेशन में एसएमएस आ जाते हैं, व्हाट्सएप वगैरह आ जाता है, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम मैसेंजर आ जाता है, ईमेल हो जाती है। रिटन कम्युनिकेशन बेटा बुक्स एंड मैगजीन्स के थ्रू भी होता है। जैसे कि आप अगर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहे हो जिसमें वो आपको क्या कर रहे हैं? आगाह कर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हुए पॉल्यूशन को लेकर के वो आगाह कर रहे हैं, तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन है ना, वो भी तो आप तक एक मैसेज पहुंचा रहे हैं लिखित रूप से। सो वो भी क्या है? वो भी कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। तो बुक्स भी जो होती है वो भी एक तरीका है, आप तक मैसेज पहुंच रहा है रिटन फॉर्म में, तो बुक्स भी एक रिटन कम्युनिकेशन का तरीका है, मैगजीन्स भी रिटन कम्युनिकेशन का तरीका है। अब स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, अब ये मैं आपको देखो करवा क्या रही हूँ बेटा, ये टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जहां पर दो लोग है ना निजी लेवल पे बातचीत करते हैं, या तो वो फॉर्मल होगी या तो इनफॉर्मल होगी। दूसरा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? लिखित रूप से वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, लिखते हो आप, वो ऐसे हो सकती है। अब थर्ड तरीका क्या होता है वर्बल कम्युनिकेशन का? जहां पे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो वेयर 2 और मोर पीपल आर इन्वॉल्व्ड। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन तब होती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर क्या है, हर एक इंसान एक दूसरे से बातें शेयर कर रहा होता है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि बिजनेस मीटिंग में क्या होगा बेटा? टीम मीटिंग में क्या होगा? वहां पे 10 लोग खड़े होंगे इस तरीके से और एक दूसरे से बात कर रहे होंगे। मैं इससे बात कर रही हूं तो फिर वो किसी और को भी कुछ बता रहा है, वहां पे एक दूसरे से बातें चल रही है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन, आइडिया शेयर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो ये स्मॉल टीम मीटिंग्स जो होती है वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, जहां पे एक ग्रुप बैठ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। चलो पब्लिक कम्युनिकेशन क्या है? अब बेटा देखो, पब्लिक कम्युनिकेशन यानी कि पब्लिक से बातचीत। कम्युनिकेशन का मतलब ही बातचीत है, तुम्हें समझना है। तुम सोचो कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, पब्लिक बातचीत यानी कि तुम पब्लिक से बात कर रहे हो। तो यहां पर क्या है? जब एक इंसान या एक से अधिक इंसान जब एक टाइम पर बहुत सारे लोगों तक कोई मैसेज बताएं, पहुंचाएं या बातचीत करें, उसको हम पब्लिक कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो इंडिविजुअल कम्युनिकेट है ना, एक व्यक्ति जब कम्युनिकेट कर रहा है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से। अब जैसे स्टेज पे तुम खड़े हो जाओ भाषण देने के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो ये पब्लिक कम्युनिकेशन हुआ। मोदी जी जब खड़े होकर के भाषण देते हैं तो वो भी तो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। बस सिंपल। आगे देखो, अब एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बेटा, मौखिक रूप से यानी कि बोल करके या लिख करके जब हम बातचीत करते हैं, इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा सबसे पहले है कि आप क्विकली आइडियाज शेयर कर पाते हो और आपको क्विकली रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। अरे भाई अगर मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल अगर कम्युनिकेशन की बात करूं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ड्रेस पहनी और ड्रेस पहन करके मैं अपनी फ्रेंड के पास गई, मैंने बोला भाई जल्दी से बता मैं कैसी लग रही हूं। तो उसने मेरे को क्या बोला? उसने बोला कि उसने सामने मुझे बता दिया
कि भाई यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ड्रेस चेंज करो, तो क्या हुआ, क्विकली हमने आइडियाज शेयर कर लिए और क्विकली मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। या अगर मैंने मैसेजेस पे अपनी एक फोटो क्लिक करके भेज दी अपनी फ्रेंड को और मैंने उससे पूछा कि टेल मी हाउ एम आई लुकिंग, उसने बोला नो यार यू आर नॉट लुकिंग गुड, प्लीज चेंज द आउटफिट, तो इसका मतलब क्या है, मुझे तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स मिल गया। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा क्विक होता है, क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है बेटा, और उसमें क्विकली हम आइडियाज को शेयर कर लेते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का, बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होता है। अरे जब हम बात कर रहे हैं, तुम भी बात कर रहे हो, तो इंटरैक्टिव है, दोनों आपस में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है, मैसेजेस पे जब इंटरैक्ट करते हैं हम लोग, राइट, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, वी कैन मॉडिफाई द मैसेज अकॉर्डिंग टू रिसीवर्स रिस्पॉन्स, रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है उसके हिसाब से मैसेज को मॉडिफाई करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या हुआ, अगर मैंने अपनी एक दोस्त को जाकर के बोला यार सुनना, सुन मेरी बात सुन, उसने एकदम से पलट के बोला क्या है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसका मूड अच्छा नहीं है, तो मैं अपनी बात को चेंज कर सकती हूँ तुरंत। मुझे समझ में आ गया, मैंने क्या बोला, सुनना, मैं सेंडर हूं, मैंने मैसेज भेजा, मैंने बोला सुनना, उसने एकदम पलट के बोला क्या है, तो अब उसका रिस्पॉन्स क्या है, रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है कि वो थोड़ा इरिटेटेड है। तो मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ी शांत हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्या हुआ तुझको, अब देखो मेरा रिस्पॉन्स चेंज हो गया। पहले मैं अपनी बात समझाने आई थी, पर मेरे को जैसे ही पता चला रिसीवर का रिस्पॉन्स कैसा है, मैंने अपनी बात ही चेंज कर दी। तो हम अपने मैसेजेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं जब हमें क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाता है रिसीवर का। अब देखो बेटा आगे क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ तो गलत एडवांटेज भी होते होंगे, सारे मतलब सारे फायदे तो नहीं होते होंगे, बोल के बातचीत करने के, लिख के बातचीत करने के सिर्फ फायदे तो नहीं होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। नुकसान ये है कि जब हम सही शब्दों का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं करते हैं तब बस तब क्या हो जाता है, तब गड़बड़ भी हो जाती है वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो क्या है, सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं पाता है। यार तुम सोचो, अब दिल्ली वाला कोई आदमी है, उसकी आदत है हर सेंटेंस में गाली देने की। अब वो भाई ऑफिस में पहुंच गया है, ऑफिस में पहुंच करके वो दुनिया जहान के अलग अलग देश प्रांत के लोगों से बात करता है, वहां पे वो गाली वाली देने लग जाए। अब भाई उसके लिए तो ये नॉर्मल है, रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों के साथ तो ये नॉर्मल है, बट अगर तुम किसी ऑफिस में पहुंच करके ऐसे गाली गलौच वाली भाषा का इस्तेमाल करने लग जाओ तो तुम गलत जगह पे गलत चीज बोल रहे हो ना, सही जगह पे सही बात तो कर ही नहीं रहे, तुमने गलत वर्ड का इस्तेमाल करा, तो अब सामने वाले को गुस्सा आएगा, वो ये अच्छे से नहीं लेगा, वो ऑफेंड हो जाएगा, वो बोलेगा इसने गाली कैसे दी, इसका बवाल बन जाएगा। फिर तुम सोचते रह जाओ कि यार हमारे दिल्ली में मेरा दोस्त तो बुरा नहीं मानता था, अरे वो दोस्त था, उसके साथ रिश्ता अलग था, वो माहौल अलग था, वो जगह अलग थी, ये माहौल अलग है, यहाँ पे तुम ऑफिस में बैठे हो, यहाँ पे तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे भाई कुछ उल्टा बोल सकते हो। तो गलत जगह पे गलत जगह का गलत वर्ड का इस्तेमाल कर देना, यहाँ से गड़बड़ हो सकती है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में इंसान को पता होना चाहिए, इसका एक नुकसान भी है, अगर तुम सही जगह पे सही चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे तो मैसेज अनक्लियर होगा, सामने वाले तक मैसेज ही सही नहीं पहुंचा तो कम्युनिकेशन ही गड़बड़ है। अगर तुम सही तरीके, अब मैं टीचर हूं, अगर मैं सही तरीके से आप तक अपना कंटेंट, अपना ज्ञान, ये सारी चीजें सही से समझा ही ना पाऊं, तो फिर मैं क्या अच्छी टीचर रही, फिर मेरा ये डिलीवरी का स्टाइल ही खराब है, फिर तो मेरा कम्युनिकेशन ही बेकार होगी। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं बेटा, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तब होता है जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो, बोलने वाले ने अपना मैसेज भेजा, सामने वाले को मैसेज अच्छे से समझ में आया, सामने वाले ने आपको फीडबैक दिया ताकि आप भी समझ पाओ कि हाँ मैंने जो बोला है वो उसको समझ में आ गई है, यहां पे साइकिल खत्म होती है। तो ये अगर मैंने कुछ बोल दिया और तुम्हें समझ ही नहीं आया तो फिर क्या फायदा भाई, कम्युनिकेशन ही बेकार रहा, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ बेटा, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, आप किस चीज के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो वो भी मैटर करता है, हिंड्रेंस आती है, ठीक है। और ये सारी चीजें ना मैंने पता कब पढ़ी थी, व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। तो बेसिकली जब हम कॉमर्स लेते हैं ना तब ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, वहां पर बच्चों को ये सब सिखाया जाता है, जैसे कि आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो कम्युनिकेशन की स्किल्स वगैरह सब कुछ वहां पे पढ़ाया जाता है। तो इट इज वेरी ईजी फॉर मी, जब मैं ये पीपीटी तैयार करी थी तो आई वॉज थिंकिंग कि यार इस टॉपिक को तो एक इंग्लिश टीचर से ज्यादा अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी सीखेंगे। ओके, सो अब आपको यहाँ पे आगे इतना समझ में, देखो कभी कभी ना मीडियम अगर सही नहीं है, अरे तुमने कोई फोन उठा लिया, तुम अपने फ्रेंड को फोन मिला रहे हो और तुम्हारी आवाज ही कट जा रही है, नेटवर्क ही बेकार है, तुम्हारी सिम के सही से नेटवर्क नहीं आ रहे, तुम्हारी आवाज कट कट के जा रही है, तो क्या ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है? आप ही मुझे बताओ, इज दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मीडियम was appropriate? No, the medium was not appropriate. अरे तुम्हारा मैसेज ही सामने वाले तक सही से नहीं पहुंचा, वो तुम्हारी पूरी बात ही नहीं समझ पाया, तुम्हारी आधी बातें कट गई, तो ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, ठीक है। अब कैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर कर सकते हैं, कैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में प्रो बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलने से पहले सोचें, जो दुनिया बोल बोल के थक गई है पर हम सोचते नहीं है। बोलने से पहले सोचो, आप सोचो कि आप क्या बोलने वाले हो। अब आप सोचो, देखो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है,
बोलना या लिखना। अब अगर आप एक नोटिस लिख रहे हो जो एक्चुअल में दुनिया पढ़ेगी, या अगर आप स्टेज पे खड़े होकर के लोगों तक बातें कर रहे हो, या अगर आप ऑफिस में खड़े हो अपने बॉस से कुछ बोलने वाले, तो बेटा बिना सोचे बोलने लग गए ना तो फिर नौकरी दाव पे लग सकती है। आपको सोचना पड़ेगा आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हो, पहले वो टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, क्या बात करना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, बोलने से पहले सोचना है। अगर आप चाहो तो आप ना कुछ पॉइंटर्स लिख भी सकते हो कि भाई मैं ये बात करना चाहता हूं, ऐसे बात करना चाहता हूं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में अगर आप मौखिक या लिखित रूप से अगर आप अच्छे से बातचीत करना चाहते हो तो आपको पहले बोलने से पहले पता होना चाहिए क्या बोलना है, सोचो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो बोल रहे हो, अगर आप लिख रहे हो तो वो भी क्लियर होना चाहिए और स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। यानी कि अगर आप लिख करके, वर्बल कम्युनिकेशन या तो लिखित होती है या तो मौखिक, या तो बोल के या तो लिख के। अगर आप बोल के अगर किसी को कम्युनिकेट कर रहे हो तो बेटा आपकी स्पीच क्लियर हो, आप साफ साफ स्पष्ट बोल रहे हो, और ये नहीं कि तुम मुद्दे को छोड़ के दुनिया जहान की बात कर चुके, मुद्दे पे नहीं आ रहे हो तो सामने वाले को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुद्दे की बात हो। लिख रहे हो तो लिख करके भी आपको क्या करना है, हैंडराइटिंग क्लियर हो, सामने वाला समझ सके। जैसे मैं आपको बताती हूं, हम जब आंसर्स लिखते हैं आंसर शीट में, वो भी तो वर्बल कम्युनिकेशन है। सोचो, आप आंसर लिख रहे हो तो दूर बैठे हुए टीचर को आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी नॉलेज कम्युनिकेट कर रहे हो। आंसर शीट पे तो हम क्या बोलते हैं, साफ साफ लिखो ताकि सामने वाले तक तुम्हारी बात समझ में आए, वो उसे पढ़ सके, है ना। मेन मेन पॉइंट्स लिखो, मुद्दे मुद्दे की बात लिखो। तो बेटा वही है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या है, जब आप किसी के सामने खड़े हो, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा बेटा, अगर आप फेस टू फेस खड़े हो और आप ऐसे करके एकदम बात करो, नजरें चुरा रहे हो, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो सामने वाला क्या ही समझेगा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, क्लियर आई कांटेक्ट है, आप सामने अच्छे से बात कर रहे हो, लगना चाहिए सामने वाले को कि आप उसकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सब भी डिपेंड करता है कि अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन में मास्टर करना है, प्रो बनना है, तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो अब बारी आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अब हम ना तो कुछ बोल रहे हैं ना तो लिख रहे हैं, अब हम इशारों की दुनिया में जा रहे हैं। अब हम इशारों में, ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी लोग बात करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, फेशियल एक्सप्रेशंस। अब कोई कमरे में आया है और तुमने उसे आती देख करके ऐसे कर दिया, तो वो समझ जाएगा कि तुम खुश नहीं हो उसे देख करके। या फिर अगर तुम मतलब गंदा सा मुंह बना लो किसी को देख के, वो समझ जाएगा यू आर नॉट हैप्पी। तो ये भी चेहरा भी बात करता है, राइट। अगर चलो यहाँ पे अगर मैं बोलूं पॉस्चर, पॉस्चर यानी कि अब अगर तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे पास आए या तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे पास आए, वो बोले भाई मेरे को तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यार, और तुम ऐसे करके बैठे हुए हो, तो वो बोलेगा तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो। तो तुम्हारा बैठने का, खड़े होने का तरीके से भी पता चलता है कि तुम कितना, मतलब तुम्हारी बॉडी भी बात करती है बेटा, इससे भी एक मैसेज पहुंचता है। हैंड जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज। अब सोचो अगर तुम सामने खड़े हो, मैं करूं, इसका मतलब समझ में आ रहा है, चाटा पड़ेगा, तो ये भी तो एक मैसेज है। तो इसी की बात हो रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यही होता है, फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप ऐसा मुंह बना के किसी से हाथ मिलाओगे, ये कोई तरीका हुआ। किसी से मिल रहे हो तो अच्छे से हाथ मिलाते हुए स्माइल करो, अपना फेस जो है रिलैक्स रखो, यानी कि ऐसे चेहरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए चेहरा, राइट, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ बात बता रहे तो आप उसमें नॉड, नॉड मीन्स ऐसे सर हिलना चाहिए, उसको समझ में आए कि आप उसकी बात समझ रहे हो। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम बस, क्या मतलब है ये, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो जरूरी नहीं बेटा हमेशा बोल करके ही या फिर लिख के ही बातचीत होती है, कई बार हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी बात होती है। तो इफ समबडी स्पीकिंग, तो जब टीचर्स क्लास में पढ़ाती है तो तुम, जब टीचर तुम्हारी तरफ देखती है तो तुम ऐसे सर हिलाने लग जाते ना, यस मैम समझ रहे हैं, ये भी एक मैसेज देता है। पोस्चर, आप अगर किसी से बात कर रहे हो, कहीं पे गए हो, तो आपका बॉडी पोस्चर, आप सीधे खड़े हो, स्ट्रेट एकदम, शोल्डर्स रिलैक्स, ऐसे नहीं कर रखा है, ऐसे कर रखा है शोल्डर्स को, रिलैक्स शोल्डर्स, स्ट्रेट, इससे पता चलता है आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अगर आपका, सोचो आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब यहाँ पे आप चेयर पे बैठे हो और आपका कोई फ्रेंड है, वो आपसे मिलने के लिए आया, उसने बोला भाई मेरे को ना तेरे से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम यूं बैठे हो ऐसे, तो वो क्या सोचेगा, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उसकी बातचीत में। तो बेटा ये बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बहुत कुछ बताती है, राइट। अब जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो बेटा देखो, कई बार ना आप किसी से बात कर रहे हो और आप ऐसे उंगली दिखाने लग जाओ, तो सामने वाला इसको ऑफेंसिव वे में ले लेता है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है। तो उंगली वुंगली पॉइंट आउट नहीं करनी। तो अगर आपको किसी की तरफ पॉइंट आउट करना है तो आप पाम का इशारा करेंगे, आप हैं, ये हैं, आप हो, ये कितना गंदा लगता है। सो इसलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आ जाती है, इसका हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखो टच, हैंडशेक,
ये सब भी क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में मैथ्स के पेपर, इंग्लिश में अगर तुम्हारे क्लास में 100 में से 100 आ जाए, मैं कुछ बोलूं नहीं, पर जब मैंने तुम्हारी आंसर शीट चेक करी, मैंने बोला वाह बेटा 100 में से 100, तुम जैसी आंसर शीट लेने आए, मैंने स्माइल किया और स्माइल करके तुम्हारी पीठ थपथपा दी, तो इससे तुम समझ जाओगे ना कि मैम इज रियली हैप्पी, वो प्राउड है मुझ पर। बेटा ये भी क्या होता है, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप तक वो मैसेज पहुंच गया बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। ठीक है। टच, आप जब किसी से मिलते हो, आप किस तरीके का फर्म हैंडशेक, उससे भी मैसेजेस मिलते हैं। स्पेस, अब भाई तुम अगर किसी से बात कर रहे हो तो तुम कितनी दूरी पे खड़े हो, इससे पता चलता है कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है। और ये भी कहीं ना कहीं एक जो स्पेस होती है ना, डिस्टेंस दो लोगों के बीच में बात करने के समय, उससे भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। अब तुम्हारा किसी के साथ फॉर्मल रिश्ता है, तुम्हारा बॉस है, तुम उनके पास एकदम चिपक के खड़े हुए हो, तो कितना अजीब लगेगा। तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। दो फ्रेंड्स हैं, दो लड़कियां हैं, आपस में एकदम ऐसे एकदम गाल से गाल चिपका के खीखी खीखी कर रही हैं, तो उससे पता चलता है दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। सो ये भी एक डिपेंड करता है, ये भी आपको सही से ऑप्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए। फॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल रिलेशनशिप के दायरे में रहते हुए स्पेस किसी के बीच में कितनी रहनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बेटा बहुत जरूरी होता है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप नजरें चुरा रहे हो, तो इससे पता चलता है कि या तो कुछ गड़बड़ करी है तुमने, या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। वाइवा वगैरह में जब हम जाते हैं, या जब आप आगे जाकर के कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आई कांटेक्ट और ये सब बहुत काम आएगा। अच्छा, आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि घूर रहे हो उसको बैठ करके, आंखें भी नहीं झपका रहे हो, ये गलत हो जाता है। आई कांटेक्ट शुड बी सटल, ऐसा ना लगे कि घूर रहे हो उसको बैठ के। ठीक है। अगला देखो यहाँ पे बेटा, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? पैरा लैंग्वेज का मतलब है अब ये एक अलग टॉपिक है। अभी हमने वर्बल देखा, नॉन वर्बल देखा, पैरा लैंग्वेज हो जाता है कि आप जो बात बोल रहे हो, सोचो आप किसी से बोल रहे हो कि आपने किसी से पूछा, फॉर एग्जाम्पल हेलो, हेलो क्या है, आपने किसी को हेलो बोला। अब बेटा आप ना मैसेज क्या देना चाह रहे हो, वो सिर्फ शब्द पे डिपेंड नहीं करता, इस शब्द को किस टोन में बोला गया, किस स्पीड में बोला गया, किस वॉल्यूम के साथ बोला गया, इससे भी मैसेज पे फर्क पड़ता है। अगर मैं किसी को बोलूं हेलो, तो ये क्या मतलब, मैं इसको ग्रीट तो नहीं कर रही। अगर मैं किसी को बोलूं ओ हेलो, तो ये भी क्या है, ये भी अलग साउंड कर रहा है, इट इज नॉट ग्रीटिंग समबडी। अगर मैं किसी को बोलूं हेलो, तो ये क्या है, ये भी समझ में आ रहा है कि मैं उस पर गुस्सा हूं। तो आप समझ रहे हो, एक ही शब्द है, बट डिपेंड कर रहा है आपकी टोन क्या है, उससे भी डिपेंड करता है कि आपका मैसेज क्या होगा उस शब्द के पीछे। ठीक है। आपकी स्पीड क्या है, आपकी वॉल्यूम कितना ऊपर नीचे है, उससे भी डिपेंड करता है आपके मैसेज सामने वाला कैसे समझ रहा है। तो अगर आपका कोई मैसेज ही बहुत पोलाइट है, तो बेटा अकॉर्डिंगली टोन, स्पीड और वॉल्यूम भी होनी चाहिए। मैसेज है तुम्हारा कि अरे आप कैसे हो, पर तुम बोल रहे हो हाँ कैसे हो, तो ये क्या हो गया, ये तो बहुत ही गलत लगेगा, सामने वाला गलत समझेगा। तो कम्युनिकेशन में इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये पता है वही बातें हैं जो हमारे घर में हमारी बचपन में मम्मियां बताती थी, बेटा सीधे होके बैठो, तमीज से बात क्या करो, अरे थोड़ा धीरे बोला करो, थोड़ा धीरे हंसा करो। ये सारी चीजें हमारी मम्मियां हमें बचपन से सिखा रही है, जो आज तुम अपनी बुक में पढ़ रहे हो, जिसका एग्जाम देने वाले हो। ठीक है। चलो आगे क्या हो जाता है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सब कुछ आपकी बुक में गिवन है वैसे। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है पता है आपको? जिंदगी में हम सिर्फ 7% अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए, बाकी तो जो होता है ना, बाकी आपको मालूम है क्या रहता है, बाकी अगर हम देखें ना तो रेस्ट 7% सिर्फ हम अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बोलने का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो, जब मैं आपको पढ़ा भी रही हूं, तो मैं जितने शब्द बोल रही हूँ उसी के साथ मेरे हैंड जेस्चर्स भी हो रहे हैं, मेरे हाथ भी उतने ही चल रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी चल रही है। मैं पूरे वक्त सिर्फ ऐसे करके पढ़ाती रहूं तो आप बोलोगे कि यार ये हमेशा गुस्से में रहती है मैम, पता नहीं इनकी लाइफ में क्या दुख है। तो 50% डिपेंड, हमारी जो रोजमर्रा की बातचीत होती है उसमें 55% हमारी बॉडी मूवमेंट होती है, उसमें 38% हमारी वॉइस और टोन होती है, सिर्फ 7% ही शब्द होते हैं। और जो सामने वाला ना, एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा, हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो हरकतें हैं वो ज्यादा ऊंचा बोलती है शब्दों से। तो आपके शब्द कुछ भी हो, अगर उसके साथ बॉडी मूवमेंट सही नहीं है, टोन सही नहीं है, तो शब्द का कुछ मतलब नहीं। तो इसलिए ये हमारा परसेंटेज होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी टोन पे भी ध्यान दें और उसकी बॉडी मूवमेंट पे भी ध्यान दें। अब मैं पढ़ाते हुए ऐसे ऐसे करके पढ़ाऊं, इसका मतलब क्या भाई, मैं धमका रही हूं, मैं पढ़ा नहीं रही, समझे। चलो अगला देखो, मेथड्स ऑफ एनवीसी मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अलग अलग तरीके क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेटा? विजुअल्स, पिक्चर को देख करके, इमेजेस को देख करके भी तो हम समझ जाते हैं।
आजकल हम लोग क्या करते हैं, इमोजीज के थ्रू बात कर लेते हैं। इमोजीज क्या है, इमोजीज से भी तो हमारी बातें हो जाती हैं आजकल। अगर आपने कोई एक न्यूज सुनी और उसमें आपने क्या करा, उसमें सिर्फ एक इमोजी आपने देख लिया, तो यू विल अंडरस्टैंड, तो आपने कम्युनिकेट हो गया, आपके बीच में बात हो चुकी है थ्रू अ पिक्चर, थ्रू एन इमेज, राइट। उसके अलावा देखो बेटा, कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस। अब कम्युनिकेशन साइकिल एंड इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन साइकिल, अब हमने क्या बात करी थी बेटा, कम्युनिकेशन साइकिल फीडबैक के बिना कब पूरी होती ही नहीं है। तो यहां पर हम कम्युनिकेशन साइकिल और फीडबैक के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे भाई। जैसे कि अब देखो, फीडबैक ना 3 तरीके के होते हैं। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, यानी कि सामने वाले ने आप तक कोई बात पहुंचाई, आपको वो बात समझ में आई, उसके बाद आपने उसे बोला कि नहीं यार। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये क्लास आपके लिए लेकर आई हूं, ये क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, अगर आपको वो मैंने ये क्या था, ये मेरी तरफ, मैं सेंडर हूं, मैंने अपनी इंफॉर्मेशन ये पूरे चैप्टर की आप तक पहुंचाई, ये मेरा मैसेज है। आप रिसीवर हो, आपने ये सारी बातें सुनी, आपको समझ में आया। अब फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, किसी कम्युनिकेशन ना तभी कंप्लीट होता है जब आप फीडबैक देते हो, जब आप बताते हो। जब तक सेंडर को, यानी कि मुझको, मैंने जो पढ़ाया है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चलेगा, तब तक बेटा मैं क्लूलेस हूं। सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, मैंने तुम्हें से बता दी बातें, मुझ तक तुम्हारी बातें नहीं पहुंच पाई, तो ये ना इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन होता है, और ये बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि यहां पर जो सेंडर है ना, सेंडर कुछ भी बोल रहा है, सामने वाला बस सुन रहा है, लेकिन वो रिप्लाई में कुछ बता नहीं रहा है, फीडबैक नहीं दे रहा है, तो यहां से सेंडर को भी गलत मैसेजेस जाते हैं, वो भी नहीं समझ पाता। आप सोचो, अगर मैं बहुत ही गंदा पढ़ा रही हूँ, किसी बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और वो रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, वो बता भी नहीं रहा है, तो बेटा मैं तो गंदा ही पढ़ाते रहूंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोला कि यस मैम, आपने ना ये वाला चीज थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करना नेक्स्ट टाइम, ये क्या हुआ, अब यहां पर उसने फीडबैक दिया, अब मुझे समझ में आएगा तो मैं उसको चेंज करूंगी। तो फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं। अब नेगेटिव फीडबैक्स होते हैं जहां पे कोई बोलेगा कि नहीं अच्छा नहीं पढ़ाया मैम, प्लीज चेंज द स्टाइल, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक हमेशा याद रखना बेटा, इतना ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी की बेइज्जती कर रहे हो। फीडबैक शुड नॉट फील लाइक बेइज्जती, इट शुड फील लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कि आपने उसकी निंदा तो करी, आपने बुराई तो करी कि मैम नहीं समझ में आया, लेकिन एक तरीके से करिए, एक लहजे के साथ करिए कि सामने वाला ना उससे चिढ़ ना जाए, सामने वाले को सुन करके अपने अंदर बदलाव करने की इच्छा आए। जैसे कि ये कहना कि एक कोई आकर के बोल दे, अरे चल चल तू तो अच्छा नहीं पढ़ाती, ये मैसेज देखने के बाद कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि ये बच्चे को शायद मेरी बात समझ में नहीं आई, वो ये सोचेगा कि ये तो फालतू बोलने ही आया था। तो आपका जो नेगेटिव फीडबैक है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल चल, ऐसा ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए कि सामने वाला उसको फीडबैक के तरीके से ले ही ना, वो उसे गलत नेगेटिव वे में ले ले और उस पर काम ना करे। फीडबैक ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक भी है तो वो ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के लिए फायदेमंद ही हो। तो आप उसे ये बोल सकते हो, जैसे कि आपने अगर मेरी क्लास के नीचे कॉमेंट किया कि मैम आपने जो पढ़ाया ना वो मुझे नहीं समझ में आया, क्या और मुझे ना स्पीड बहुत फास्ट लग रही थी, क्या आप अगली बार थोड़ा धीरे पढ़ाने की कोशिश करोगे। तो ये क्या हुआ, ये एक नेगेटिव फीडबैक है, पर फिर भी इसमें से मेरा मन करेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर की कमियां बता रहा है, पर मैं इसको सुधारने का मन करेगा। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, जैसे कि अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैम इट वाज रियली वेरी अमेजिंग, द लेक्चर वाज वेरी अमेजिंग, आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट, तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव फीडबैक है, तो मेरे को समझ में आएगा अच्छा ये अच्छा है, तो मैं इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स लाऊंगी। और कभी कभार कोई इंसान फीडबैक देता ही नहीं है, तो बेटा जब आप नो फीडबैक होता है ना, तो इस केस में भी हम इसे नेगेटिव ही मानते हैं कि अगर किसी इंसान ने फीडबैक नहीं दिया ना, इसका मतलब वो भी नेगेटिव ही है। तो जब आप कमेंट नहीं करते हो ना क्लास के नीचे, तो मेरे को ये लगता है कि भाई ये नेगेटिव ही है, शायद अच्छी नहीं लगी है क्लास। जब कमेंट्स आते हैं तब पता चलता है कि यस क्लास अच्छी लगी। अगर नेगेटिव आए तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है बदलाव करने की जरूरत है, पॉजिटिव आए तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कमेंट ही ना आए तो इसका मतलब है कि शायद तुमको अच्छी नहीं लगी, तो तुम्हारा मन ही नहीं करा कमेंट करने का। तो फीडबैक, नो फीडबैक इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, फीडबैक। अब बेटा फीडबैक भी आपको समझना पड़ेगा, एक तरीके से होना चाहिए। फीडबैक का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को गाली दे करके निकल जाओ, नो, फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफाई करना है। फीडबैक में तुम ये कह दो क्लास बेकार है, ये क्या फीडबैक है भाई, स्पेसिफाई करो। पूरी क्लास बेकार है, अरे भाई या तो आप बताओ कि पूरी, हाँ भाई पूरी क्लास बेकार है मैम, तो आप बताओ मैम आपने ना तो हमारे डाउट को देखा, मैम ना तो आपने तेज इतना पढ़ा दिया, मैम आपने सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ाया, मैम आप तो फारसी भाषा में बोल रहे थे, हम तो हिंदी के बच्चे। ये होता है फीडबैक। तो आपको ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इफ यू डोंट लाइक समथिंग तो टेल देम क्या नहीं पसंद। तुमने डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया, उसमें तुम्हें लगा कि यार बहुत ही ज्यादा ड्राई पिज्जा था, तो तुम ये बोल दो पिज्जा बेकार था।
इससे सामने वाले डोमिनोज को क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा। आपको बताना पड़ेगा पिज्जा बेकार था भाई, बहुत ड्राई था, बिल्कुल भी उसमें सॉस नहीं थी, बिल्कुल भी वेजिटेबल्स नहीं थी। अब उनको समझ में आया ना कि क्या कमी है, बेकार क्यों है ये। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइमली फीडबैक सही समय पर दो। अब इंग्लिश का पेपर जा चुका है, हाँ अब तुम आकर के मुझे बोलो कि मैम आपने ना वो जो लेटर पढ़ाया था वो लेटर ना आपने सही से नहीं पढ़ा। बेटा ये चीज तो पहले बोलनी चाहिए थी। अब कोई बच्चा मुझे आकर के अब बोले फोन पे मैम लेटर सही से नहीं पढ़ा है, ये तो गलत हो गया, टाइम निकल चुका है। फीडबैक तब देते ना जब वो काम का था, तब चेंज हो सकती थी चीजें, अब क्या, तो आपको तब कॉल करके बताना चाहिए था। तो टाइमली होना चाहिए फीडबैक, पोलाइट होना चाहिए बेटा। तो मैं ऐसे किसी को बोल दूं कुत्ता, ये क्या हुआ, ये तो गलत है ना, ये तो सही नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? नो आई डोंट लाइक इट, यू शुड चेंज दीज थिंग्स। ये होता है फीडबैक कि हमें ये अच्छा, देखो वैसे तो सब कुछ अच्छा था, ये थोड़ी सी कमी थी, इस पे भी काम करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पोलाइट तरीका होता है बोलने का। तो बेटा ये तरीके हमें सीखने पड़ेंगे। हमारी मम्मियां हमें बचपन से सिखा रही थी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया उन पे। सही कहते हैं, माँ सबसे पहली टीचर होती है लाइफ में। और दूसरा बेटा ऑफरिंग कंटिन्यूस सपोर्ट, आपको कंटिन्यूस सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। आप आकर के किसी को ऐसे बोल दोगे ना अरे बेकार है सब कुछ, तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स ही देख लो, जब बच्चा पेपर देता है तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी तरफ से एक मैसेज सेंड कर रहा है मुझको। बच्चे ने एक आंसर शीट लिखी, उसने मुझे एक मैसेज भेजा, मैंने आंसर शीट देखी, मुझे समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब उसके बाद अगर बच्चे के नंबर कम आए, सोचो 80 में से 50 नंबर आए, तो मैं उस बच्चे को क्या बोलूंगी? मैं उस बच्चे को फीडबैक दूंगी कि बेटा आयुषी इधर आओ, बच्चे आपका पेपर बहुत खराब गया, आपने ये, अब ये फीडबैक है। उस लड़की ने क्या करा, उस लड़की ने मेरे को पूरा अपना आंसर शीट लिख करके दिया, यानी कि उसने मैसेज लिखा किस पर, आंसर शीट पे। मीडियम क्या था, आंसर शीट मीडियम थी। मैसेज क्या था, उसके आंसर्स, पूरी इंफॉर्मेशन उसने उस पर लिखी। मैं रिसीवर हूँ, मुझे मैसेज मिला है, मैंने उसकी आंसर शीट चेक करी। अब मैं उसको बताऊंगी भी तो कि भैया ये जो तुमने लिखा है इस पर तो नंबर ही कम आ रहे हैं। तो ये फीडबैक है। फीडबैक कैसे मिलेगा? फीडबैक या तो टीचर्स ना कई बार आंसर शीट के बाजू में लिख देती हैं कि यहाँ पे सही से नहीं लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे यूनिट्स मिसिंग है, ऐसे करके टीचर्स लिख देती हैं। वरना फीडबैक क्या हो सकता है? फीडबैक कैन बी कि मैं बुलाऊं उस बच्चे को कि आयुषी, रिंकी, राजू इधर आओ, देखो बच्चे आपने जो पेपर लिखा है ना इसमें आपके 50 मार्क्स आए हैं, आपने यहाँ पे गलती करी है। पर मुझे सपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा। मैं ऐसे बोल दूं अरे क्या लिखा है तुमने, ये तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ये क्या तरीका हुआ? उस बच्चे को मैंने डिमोटिवेट कर दिया, वो करना भी चाहेगा तो अब नहीं कर पाएगा। या तो मैंने उसको सेल्फ डाउट में डाल दिया या उसे डिमोटिवेट कर दिया। तो बेटा फीडबैक डिमोटिवेटिंग नहीं होना चाहिए। एक अच्छा तरीका क्या होगा, मैं उस बच्चे को बुलाऊंगी और मैं बुला करके बोलूंगी कि बेटा देखो यहाँ पे आपने गलती करी है, आप यहाँ पर अगर ये चीज करते तो और बेटर हो जाता है ना, तो आप और बेटर करो, एक काम करो, आप इसमें और इंप्रूवमेंट करो, अगली बार बहुत अच्छा करोगे, मेरे को पूरा भरोसा है, और ये इंप्रूवमेंट करके मुझे फिर से चेक करवाओ। ये क्या है, मैं सपोर्ट भी कर रही हूँ उसको कि भाई हाँ तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, करो इंप्रूवमेंट और वापिस आओ। तो ये होना चाहिए आपका फीडबैक, ठीक है। अगला देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। बेटा फीडबैक का इंपॉर्टेंस क्या होता है? फीडबैक का इंपॉर्टेंस ये होता है, अब सोचो किसी बच्चे, अगर मैंने एक मैसेज भेजा, मैंने अगर अपनी फ्रेंड को कॉल किया प्रियंका को, और मैंने बोला प्रियंका कल मैं तेरे से शाम को 8 बजे मिलने आऊंगी। प्रियंका ने मैसेज सुन तो लिया, रिप्लाई कुछ नहीं किया, तो मुझे क्या लगेगा? बेटा मेरी बात ही नहीं सुन रही, इग्नोर कर रही है। जैसे तुम लोग कहते हो ना मैम आप हमें इग्नोर कर रहे हो, तो क्या लगता है तुमको अगर जब तुम्हारा रिप्लाई नहीं आता तो, कि सामने वाला सुन नहीं रहा है या उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया। तो बेटा जब फीडबैक मिलता है ना, जब वहां से मैंने कुछ बात बोली और सामने से जवाब आया, तो इससे ये समझ में आता है कि उसने सही से मेरी बात सुनी। दूसरा क्या, उससे हम मोटिवेट भी होते हैं। अगर एक फीडबैक, अब सोचो मेरी क्लास के बाद अगर तुम बोलो कि यस मैम वी रियली लव्ड योर लेक्चर, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया, थैंक यू मैम, जैसे कि आप लोग बोलते रहते हो अधिकतर कि मैम आप थैंक यू सो मच, आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, आपका लेक्चर पसंद आया, तो इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ कि मैं और लेक्चर्स लेकर के आऊँ और मेहनत करूँ, तो ये मोटिवेट करता है। अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। अब देखो हमारे इस पूरी जर्नी में हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा बिल्ड हुआ, बिकॉज ऑफ योर कांस्टेंट फीडबैक, क्योंकि आप फीडबैक देते थे, आप कमेंट करते हो कि मैम ऐसा फील हुआ, ये फील हुआ, तो इससे रिलेशनशिप बिल्ड होता है और बेटा परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अगर किसी बच्चे ने बोला कि मैम मुझे ये वाली चीज नहीं समझ में आई है, आप ये वाला प्लीज और डेप्थ में पढ़ाओ, तो मुझे समझ में आएगा कि शायद ये मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया है बच्चे को डेप्थ में, अगली बार और डेप्थ में पढ़ाऊंगी, तो मेरी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, आप भी सेटिस्फाई हुए, राइट। तो ये होता है इंपॉर्टेंस। अब देखो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब सही तरीके से असरदार बातचीत हो सके, असरदार कम्युनिकेशन हो सके, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं, क्या क्या चीजें बाधाएं लेकर आती हैं। सबसे पहले जो बाधा होती है वो देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना इन 7 C's से हटती है। 7 C's का मतलब क्लियर,
अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो बाधा आ जाएगी कम्युनिकेशन में। अरे अगर मैंने जो बात तुम तक पहुंचाई वो ही सही तरीके से नहीं पहुंचाई, मैंने मैसेज लिख दिया और मैंने जो तो मैसेज ऐसे ऐसे करके लिखा है, तुम बोलोगे ये है क्या? तो क्या ये बातचीत सही तरीके से हो पा रही है? क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? नहीं, बिकॉज द मैसेज इज नॉट क्लियर। या अगर मैं तुम्हें फोन पे बात कर रही हूं और फोन पे घिचपिच की आवाज आ रही है, तुम तक बात ही नहीं पहुंची, तो मैसेज इज नॉट क्लियर, बैरियर है। कंसाइज, मैं तुम्हें 1.5 घंटे का भाषण दे दूं लेकिन मुद्दे की बात तुम्हें समझ ही नहीं आई उसमें क्या थी, तो मैसेज भी तो क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेट ढंग से हो ही नहीं पाया पॉइंट बच्चे तक, क्योंकि मुद्दे की बात ना करके दुनिया जहान की रामायण सुना दी। तो कंसाइज होना चाहिए, ठीक है, कॉन्क्रीट, भाई फैक्ट्स होने चाहिए, फैक्ट्स, डेटा, मुद्दे की बात एकदम ठोस तरीके से बोली जाए। वो अगर नहीं बोली जा रही है, आपने बस बोल दिया कि भाई नीट का पेपर ना देना मत, क्यों ना देना, तुम बोल के निकल गए, क्या मतलब है इसका? क्या तुमने कम्युनिकेशन सही से करी? तुम बताओ व्हाई आर यू सेइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस, क्यों बोला तुमने, फैक्ट बताओ, डेटा दो, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा करेक्ट, अब तुमने अपने मैसेजेस में या तुम जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया है। कॉर्पोरेशन बोलना था कॉर्पोरेशन बोल के आ गए, अफेक्टिव बोलना था इफेक्टिव बोल दिया, तुमने स्पेलिंग्स की मिस्टेक कर दी, पंचुएशन की मिस्टेक कर दी, है ना। तो ये सभी गड़बड़ की वजह से भी मैसेज अनक्लियर रह जाता है, कम्युनिकेशन सही से नहीं होती। कोहेरेंट नहीं है भाई, तुम कंप्लीट मैसेज नहीं है, आधा है मैसेज, कर्टियस नहीं है, तुम गंदी टोन में अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, किसी से पोलाइट मैनर में बात नहीं कर रहे हो, तो ये सब भी होता है, ठीक है। इन सब की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाती है। अब इन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बैरियर एक्चुअल में रहेंगे क्या, देखो बेटा, ये तो एक तरीके से वैसे प्रॉब्लम यही थी 7 C's। अगर आप इन चीजों को क्लियरली अपनी कम्युनिकेशन में नहीं ध्यान दे रहे हो तो ये कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, अच्छे से बातचीत रखनी है किसी के साथ, इन सभी सी का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या क्या बैरियर्स आते हैं बेटा, फिजिकल बैरियर। अब सोचो, मैं यहां खड़ी हूं, उस पार क्या खड़ा है, उस पार एक बच्चा खड़ा है, ठीक है, बीच में से ट्रेन गुजर रही है, मैं उसे इशारा कर रही हूं और मैं इशारे में उसे कुछ बात बता रही हूं, ट्रेन गुजर रही है, उसे कुछ मैं दिख ही नहीं रही, तो फिर क्या फायदा। फिजिकल बैरियर आ गया है हमारे बीच में। अब मैं कैमरा के इस पार हूं, आप कैमरा के उस पार हो, क्या हुआ, बीच में क्लास बफर होने लग गई। मैं जो भी आपको बातें समझा रही थी वो आप तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि आधी क्लास में वीडियो में बफरिंग हो गई, तो इस वजह से, तो ये भी एक बैरियर है, राइट। लिंग्विस्टिक बैरियर, अरे भाई मैं बोल रही हूं इंग्लिश में, बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, भाषा का बैरियर है, भाषा बीच में आ जा रही है बातचीत के, क्योंकि सही से मेरा मैसेज उस तक पहुंच ही नहीं रहा, भाई वो समझ ही नहीं पा रहा, तो भाषा का भी बैरियर होता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स, भाई इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या हो जाते हैं बेटा, इंटरपर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं कि आप कह सकते हो कि आपने सही से किसी के साथ बातचीत नहीं करी, ठीक है, या फिर सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया, या द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज नॉट योर फ्रेंड, एंड वर्ड्स का जो चयन था वो सही नहीं था, तो ये भी इंटरपर्सनल बैरियर्स क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हूं, सोचो एक चपरासी है कंपनी में, वो चपरासी है और कंपनी का सीईओ। अब बेटा कंपनी के अंदर ना हायरार्की होती है, सीईओ है, उनके नीचे फिर वीपी होगा, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर उसके नीचे मैनेजर्स होंगे, फिर मैनेजर के नीचे एम्प्लॉय होगा, फिर एम्प्लॉय के नीचे चपरासी होगा। तो आप समझ रहे हो कि अब भाई वो चपरासी डायरेक्टली सीईओ से तो बात कर नहीं सकता, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, वो बेचारा बात करने जाएगा तो वैसे ही घबरा जाएगा, वैसे ही परेशान हो जाएगा, पसीने छूट जाएंगे उसके, तो ये भी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा बेटा कल्चरल बैरियर्स होते क्या हैं। देखो कल्चरल बैरियर्स का मतलब हो जाता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज इसको गलत तरीके से ना लें, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम लोग ना इंडिया में आजकल स्टीरियोटाइप्स बड़े रखते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है, हम बोलते हैं कि भैया दिल्ली के लोग बड़ी गाली देते हैं, हरियाणा के लोगों की बड़ी खड़ी बोली होती है ना, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। तो होता क्या है, अब दिल्ली वाले जो हैं वो बात बात पे गाली दे देते हैं। अब वो अगर किसी क्या कहते हैं और इंसान से मिले, फॉर एग्जाम्पल किसी साउथ इंडियन से मिले और वो बात बात पे गाली देने लग जाए, तो साउथ इंडिया में तो ऐसा कल्चर है नहीं, तो वो क्या सोचेंगे, वो बोलेंगे भाई कैसे बात करता है यार, हम इससे बात नहीं करेंगे, गंदे तरीके से बात करते हैं। तो अब ये क्या है बेटा, ये है नहीं, बस ये माहौल की बात है। शायद वो बच्चा जो दिल्ली में रह रहा था उसका माहौल ऐसा था कि खूब ज्यादा गाली गलौचे होती थी, यहाँ पे साउथ इंडिया में वैसी बात नहीं है। अब हरियाणा का कोई आदमी है तो हरियाणा की बोली वैसी होती है, किथ जा रही है और ये वो, है ना, हम बड़ी खड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में, या राजस्थान में खम्बा गणी, तो इस तरीके के शब्द बोले जाते हैं, उनका कल्चर वैसा है। तो हो सकता है कोई शब्द जो कल्चर में अलग तरीके से मीनिंग रखता हो और दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग अलग हो, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तुम बोल रहे हो कुछ खम्बा घड़ी, कोई सामने वाला बोले हैं हो ये क्या बोल रहा है, तो ये भी तो बैरियर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कल्चर अलग है आपका, तो आपके लिए भाषा अलग हो जाती है। तो बस यही चीजें हो जाती है।
वेस्ट टू ओवरकम बैरियर्स, अब आप कैसे ये बैरियर इन प्रॉब्लम्स को कैसे हटा सकते हो? सिंपल भाषा का इस्तेमाल करें और अपने आप से कुछ अज्यूम ना कर ले कि ये पक्का यही कह रहा होगा। नहीं भाई, आप पूछ लो क्या कहना क्या चाह रहे हो। डोंट अज्यूम एनीथिंग, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन। आप कोशिश करो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे से कोसों दूर खड़ी है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इशारों से, क्योंकि मेरी आवाज तो उस तक जा नहीं रही है, मैं इशारों से कुछ समझा रही हूँ, मुझे पता है वो बहुत दूर है, तो मैं कोशिश करूँ उससे आमने सामने बात करने की। ठीक है, रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करो। अरे भाई जरूरी नहीं है कोई तुम्हारे हिसाब से नहीं सोच रहा, उसकी राय तुम्हारी राय से नहीं मिलती तो ये थोड़ी कि वो बेवकूफ है, उल्टा सीधा बोलने लग जाओ। नहीं, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस। ठीक है, चलो राइटिंग स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखो, ये थोड़ी सी इंग्लिश आ जाएगी और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना पड़ेगा। बेटा राइटिंग स्किल क्या है? ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। राइटिंग स्किल्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, जब हम कोई लिखते हैं तो लिखने में हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंसेस का, और जो आधे अधूरे सेंटेंसेस होते हैं उसको हम फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, एक सेंटेंस जब शुरू होता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, जैसे कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में टिन्स आपको याद रखना पड़ेगा। टी का मतलब अगर कोई टाइटल है तो वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा, जैसे कि डॉक्टर तो कैपिटल, मिस्टर मिसेस कैपिटल। आई, जब भी सेंटेंस में आई शब्द आता है, ठीक है, वर्ड लेटर नहीं बोल रही, जैसे कि लिटिल, तो लिटिल में तो आई जो है वो स्मॉल ही होगा, तुम ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिख सकते तुम लिटिल, क्योंकि ये लेटर है। जब आप एज अ वर्ड आई एम, ऐसे जब एक वर्ड बन जाता है ना आई, तो जब आप आई को एज अ वर्ड यूज करते हो सेंटेंस में तो वो कैपिटल में आता है, जैसे कि शी एंड आई, तो कैपिटल हो जाएगा। नेम, जब नाम लो किसी जगह का, किसी इंसान का, तब आप कैपिटल होगा उसका पहला अक्षर, जैसे कि निकिता वेंट टू लंदन, लंदन एक जगह का नाम है, एल कैपिटल, निकिता मेरा नाम है, एन कैपिटल। एस का मतलब है स्टार्टिंग ऑफ द लेटर, स्टार्टिंग लेटर, सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। ऑन दिस वेरी डे, ओ कैपिटल है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप लिख करके कम्युनिकेट कर रहे हो तो कैपिटलाइजेशन कैसा होना चाहिए, टिन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, अब देखो बेटा पंचुएशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कहां पर फुल स्टॉप, कहां पे कॉमा, उससे पूरे पूरे देखो, जब हम लिखते हैं कोई चीज तो बेटा, जब हम लिख रहे होते हैं व्हाट्सएप पे भी, अच्छा यहाँ पे लड़कियां जानती होंगी कि व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस होती है ना, उस मैसेजेस की भी अपने आप ही टोन होती है। चाहे आप किसी से बोल के बात नहीं कर रहे हो, आप लिख करके बात कर रहे हो, बट वो लिखावट में भी ना एक टोन होती है जो हम अपने आप समझ जाते हैं। तो यहां पर बेटा पंचुएशंस बहुत काम आती है कि आप जो मैसेज भेज रहे हो उसमें कहां फुल स्टॉप, कहां कॉमा लगा है, उससे भी आपकी उस लिखी हुई मैसेज का टोन समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे कहना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बोल लूं, रुको, हाँ तो देखो, अब अगर हम देखें पीरियड, पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप। अगर मैं फुल स्टॉप की बात करूं तो फुल स्टॉप जो है वो क्या कह रहा है, फुल स्टॉप का मतलब होता है बेटा कि इसको ना हम शब्द के या किसी भी सेंटेंस, शब्द नहीं किसी सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। माय नेम इज निकिता, लास्ट में मैंने फुल स्टॉप लगाया क्योंकि अब यहां पे सेंटेंस खत्म। या कभी कभी अगर हम फुल शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना किसी चीज की, तब भी हम क्या करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया इम्प, तो यहां पर भी फुल स्टॉप आ जाता है। क्वेश्चन मार्क जब हम कोई सवाल पूछते हैं, हाउ आर यू। एक्सक्लेमेशन मार्क जब हम बोलते हैं, हम जब कोई अपना इमोशन पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वाओ, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कॉमा जब हम एक सेंटेंस के दो पार्ट्स को सेपरेट करना चाहते हैं या हम कहीं पर पॉज लेना चाहते हैं तो वहां कॉमा लग जाता है। जैसे कि शी लव्स पिज्जा, उसे पिज्जा पसंद है, थोड़ा सा पॉज लिया, खास तौर पे एक्स्ट्रा चीज वाला। ठीक है, चलो सेमीकोलन कहां पर आता है, सेमीकोलन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को साथ में जोड़ता है। ही लव्स मी नॉट, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ रहे हो। कॉलन, कॉलन तब जब आप ना कोई लिस्ट लिखते हो, ये भाई देखो तुम्हें ना निम्नलिखित वाक्यों का जवाब दीजिए, जैसे हिंदी में या इंग्लिश में आपने देखा होगा है ना, एडवांटेजेस, अब आप एडवांटेजेस बता रहे हो किसी चीज के, तो आप ये कॉलन लगा देते हो यहाँ पर ऐसे, क्योंकि अब नीचे आप लिस्ट देने वाले हो तो यहाँ पे कॉलन लग जाता है। डैश का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इंट्रोड्यूस करते हैं किसी लिस्ट को दोबारा से। हाइफन का इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपाउंड वर्ड्स को लिखते हैं। तो ये अलग अलग कुछ आपके गिवन चीजें हैं बेटा, आप इसको पंचुएशन वाले चार्ट को एक बार पढ़ सकते हो, दिस इज गिवन इन योर PDF जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है बेटा, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है, नाउन के नाउन आ जाता है, नाउन के अलावा प्रोनाउन होते हैं। नाउन यानी कि किसी भी वाक्य किसी भी चीज, जानवर, इंसान, जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं, सबको मालूम है, तुम इंग्लिश के बच्चे हो, इंग्लिश वाली मैम से पढ़ रहे हो।
प्रोनाउन, नाउन की जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन। मैं बोलूं निकिता सिंह इज योर टीचर, तो मैंने यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल किया, निकिता सिंह इज योर टीचर मेरा नाम है। मैं बोलूं आई एम योर टीचर, तो निकिता की जगह मैंने आई यूज कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, अब मैं बोलूं कि मैं बोलूं निकिता, निकिता क्या है, नाम है, ठीक है, तो ये नाउन हुआ। मैं बोलूं निकिता मैम इज वेरी गुड, निकिता मैम इज वेरी गुड का मतलब क्या हो गया, मैं निकिता मैम को डिफाइन करने के लिए, उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ वो एडजेक्टिव है। यस, या फिर मैं बोलूं माय ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरा भाई बड़ा लंबा है, तो भाई की खासियत बता रहे हैं कि क्या है, लंबा है, ठीक है, जैसे कि, तो ये एडजेक्टिव हो गया। वर्ब, वर्ब आप जानते हो क्या होता है, जिसमें कोई एक्शन हो। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब भी आप जानते हो बेटा, एडवर्ब बताता है कोई काम कैसे हुआ, कैसे किया गया, ठीक है, तो ये सब चीज हो जाती है। अच्छा, बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए, एन और द, ये आपने सबने पढ़ा है डिटरमिनर्स में। ए का इस्तेमाल कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, द का कहाँ होता है। द का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हो। ए का इस्तेमाल आप तब करते हो जब आप किसी कॉन्सोनेंट साउंड के पहले लगा रहे हो। एन का इस्तेमाल वॉवल साउंड के पहले होता है। कंजंक्शन, बेटा ये दो नाउन, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ना अपने से बाद वाले शब्द का ये बीच में आता है और ये दो शब्दों के बीच में कनेक्शन लेकर आता है, और साथ ही साथ ये पोजीशन भी बताता है, ठीक है। इंटरजेक्शन, ये इमोशंस को पोर्ट्रे करने के काम आता है। सो ये सभी क्या हो गए, ये सभी आपके सपोर्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को आपको समझना पड़ेगा। सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कार्य कौन कर रहा है या किसकी बात हो रही है। वर्ब यानी कि कौन सा काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट यानी कि किस चीज पे काम हो रहा है। कभी कभार सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब आप वर्ब से सवाल करो क्या, तो जब जो जवाब आएगा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यस जे। और जब आप वर्ब से क्वेश्चन करो किसको, तो जो जवाब आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं आई बॉट अ बुक फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किताब लाई। मैंने क्या काम किया, काम किसने किया, मैंने, ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट। क्या काम किया, खरीदने का, क्या खरीदा, क्या खरीदा, वॉट, वर्ब से पूछो क्या काम किया, खरीदने का। क्या, वॉट, वॉट डिड आई बाय, मैंने खरीदी बुक, तो बुक क्या है बेटा, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसके लिए खरीदा, तुम्हारे लिए, तो वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम बताते हैं काम किसने किया, और पैसिव वॉइस जब हम बताते हैं किस चीज पर काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई एट एन आइसक्रीम, या आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। I am eating an आइसक्रीम, मैं एक आइसक्रीम खा रही हूं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं काम कर रही हूं। लेकिन पैसिव क्या बोलेगा, आइसक्रीम, आइसक्रीम इज बीइंग ईटन बाय मी, तो इसका मतलब क्या है, आइसक्रीम खाई जा रही है मेरे द्वारा। तो पहले वाला सेंटेंस बता रहा है काम कौन कर रहा है, और पैसिव वॉइस बताता है किस चीज पे काम हो रहा है। तो ये आपके बेटा, ठीक है, कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हो जाते हैं। अच्छा, पर्पस ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का उद्देश्य क्या है। अगर आप बस कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हो, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव। मैं कल स्कूल जाऊंगी, डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ये डिक्लेयर कर दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इंटरोगेटिव, जहां पे सवाल पूछते हैं, क्या तुम कल स्कूल जाओगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे इमोशंस बताते हो, वाओ कितना सुंदर लग रहा है। और वहीं पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस बेटा, जहां पर आप ऑर्डर देते हो, लेते हो, सजेस्ट करते हो, ठीक है, या फिर एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह। सो ये सब हो जाते हैं, ठीक है। सो या, और इसके अलावा पैराग्राफ होते हैं बेटा। पैराग्राफ आपको समझना पड़ेगा। देखो, जब आप ना कुछ लिखते हो, तो जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होते हैं। एक पैराग्राफ हमेशा एक सेम आइडिया पे बात करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बारे में, माई सेल्फ, अगर मैं माई सेल्फ पे एक ऐसे लिखूं, तो पहले पैराग्राफ में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं निकिता हूं, मैं कितने साल की हूं, मैं कहां पर पढ़ती हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो ये वाला पैराग्राफ सिर्फ मेरे बारे में बात करेगा और मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेगा। फिर हो सकता है सेकंड पैराग्राफ में मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं, तो ये पैराग्राफ सिर्फ मेरी फैमिली पे बात करेगा। तो एक पैराग्राफ एक ही आइडिया के इर्द गिर्द होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है
वो होता है खत्म बच्चों। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड यस कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कल की क्लास कल जो होंगी, कल आपको 2 वीडियोस मिलेंगी चैनल पर और उन दोनों वीडियोस में मैं क्या करवाने वाली हूँ वो भी आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो आपका यूनिट है उसको हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले पोर्शन में। तो कल आप लोग जरूर उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा, चैनल पे आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, आप लोगों ने मेरे से 11th क्लास तो क्या बोल रही हूँ मैं, आप लोगों ने मेरे से 12th क्लास तो पढ़ लिया, बट आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज ऑन अ न्यू चैनल, ताकि मैं आप लोगों को 11th क्लास के लिए पढ़ा सकूं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जाकर के प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे नए चैनल का नाम है इंग्लिश जीनियस बाय अनअकैडमी। ये चैनल स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि आप 10th क्लास के बच्चों के साथ मेरा जितना लंबा सफर रहा, मैं नहीं चाहती वो सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाए, है ना। वो क्या है ना, अभी ना जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं, तो बस इसीलिए दिल अभी बिल्कुल भी नहीं भरा है। हम 11th में फिर से मिलेंगे। आप प्लीज जाओ जाकर के इंग्लिश जीनियस बाय अनअकैडमी चैनल पे भी उतना प्यार बरसाओ जितना प्यार आपने मुझे दिया था इंग्लिश एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि ये चैनल भी सिर्फ आपका और मेरा चैनल होने वाला है। सिर्फ हम होंगे यहाँ पर जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, इट्स जस्ट 900। सो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। वहां पर जल्दी ही 11th की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और उसके अलावा बच्चा लोग, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, देखो आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अपने अपने आगे के ड्रीम की। तो अगर आप लोग जेई का कोर्स करना चाह रहे हो या नीट का कोर्स करना चाह रहे हो तो बेटा आपको कोड याद है ना, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में NK21। ये हमारा कोड रहा, आप NK21 कोड को यूज करेंगे एंड यूज करके आपको जेई नीट का पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन 4499 में मिल जाएगा। और इसमें साल भर में जितने भी बैचेस और लॉन्च होंगे वो सारे आपको फ्री में मिलेंगे। तो एक छोटा सा अमाउंट है और बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी तैयारी खूब अच्छे टीचर्स के थ्रू आपको मिलने वाली है। सो प्लीज डू गो एंड जल्दी से यार, नीचे लिंक दिया गया है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को हमारे नए वाले। इंग्लिश मुझसे पढ़ना यूट्यूब में फ्री पे, और यहाँ पर आप लोग अपनी बढ़िया जेई नीट की तैयारी करो। ठीक है, तो नीचे लिंक दिया गया, क्लिक करके अभी एनरोल हो जाओ, क्योंकि कल ये पैसे बढ़ जाएंगे, कल आखिरी दिन है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।